तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, कैसे जनरेट होती है और कौन कौन से सोर्सेज है जिसे हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो पावर जनरेशन हमारे पास आता है। मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जो जनरेट करते हैं वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज अवेलेबल इन द डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोर्सेज में हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसा कि सन, विंड, ओशन, वाटर, फ्यूल, न्यूक्लियर। इन सभी को हम प्राइमरी के अंदर कंसीडर करते हैं या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कंसीडर करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो होते हैं थर्मल, हाइड्रो, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सन के अंदर बेसिकली छोटा सा आइडिया देता हूँ क्या होता है। दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी जो रेडिएट होती है सन से, उसको हम फोकस करते हैं ओवर स्मॉल एरिया बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, इस हीट एनर्जी को हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर रेजिंग द स्टीम। अब इस स्टीम से हम आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक टर्बाइंस को रन करेंगे। ठीक है, टर्बाइंस को रन करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम सोलर पैनल के थ्रू कलेक्ट करें, बैटरीज के अंदर रिजर्व करें और जो मेरे पास डीसी फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। अनदर इज विंड। विंड मेथड क्या है, जब विंड फ्लो करेगी, ठीक है, कंसीडरेबल टाइम के लिए, तो क्या होगा, विंड एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। ठीक है, विंड मिल्स से क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल जनरेटर्स जो ड्राइव हो सकेंगे। इसी तरीके से हमारे पास आगे ओशियन एनर्जी है। ओशियन एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो टाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, उसमें से एनर्जी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बट कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लार्ज स्केल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अ स्मॉल डैम विद लार्जर गेट्स कैन बी मेड। ठीक है, जिसका जो माउथ ऑफ द वे एंड लो हेड टर्बाइंस आर इंस्टॉल्ड इनसाइड इट। उससे क्या होगा, जब हाई टाइड आएगी तो गेट्स हम ओपन कर देंगे और पानी हमारा स्टोर हो जाएगा इन द टाइडल बेसिन, और डेड गेट्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज। जब टाइड्स चली जाएंगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देर इज अ वर्किंग हाइड्रोलिक हेड बिटवीन द बेसिन वाटर एंड द ओपन ओशन। फिर क्या हो जाएगा, और जो स्टोर्ड वाटर है उसको हम अलाउ कर देंगे फ्लो बैक टू द ओशन थ्रू हाइड्रोलिक टर्बाइंस इंस्टॉल्ड एट द डैम। हम इसके लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल हाइड्रोलिक टर्बाइंस भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, जब टाइड आएगी तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जब टाइड जाएगी तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, मतलब जब टाइड आएगी वो उसके ऊपर पड़ेगी, टर्बाइंस को घुमाएगी, टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और टाइड का पानी जब वापस जाएगा टर्बाइन फिर से घूमेगी, फिर से अल्टरनेटर को घुमाएगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह के टर्बाइन को हम बोल देंगे रिवर्सेबल टर्बाइंस। देन हमारे पास आ जाता है वाटर। वाटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारे पास बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको वाटर टर्बाइंस के साथ या वाटर व्हील्स के साथ जो हम जनरेटर के साथ कपल कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे। ये हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर देखा होगा कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फ्यूल्स। फ्यूल क्या है, मेन एनर्जी सोर्स हमें पता है। सबसे कॉमन क्या आते हैं, कोल, ठीक है, लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, फिर नेचुरल गैस भी हो सकती है। अब जो हीट एनर्जी इनसे मिलेगी उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द मैकेनिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर क्या हो जाएंगे इस केस में, हमारे स्टीम इंजन्स या स्टीम टर्बाइंस। जो हीट एनर्जी है वो स्टीम इंजन्स के थ्रू हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे मैकेनिकल में, और फिर स्टीम टर्बाइंस या स्टीम इंजन्स आगे कैसे घुमा देंगी, अल्टरनेटर्स को। अल्टरनेट क्या करेंगे, हमारे पास अल्टरनेट सप्लाई दे देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, हमारे पास ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो जनरेट कर सकते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। ठीक है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो हम जनरेट कर सकते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम और अदर फ्यूजनेबल मटेरियल्स।
इसको हमने एस्टिमेट किया है कि 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 4500 टन ऑफ कोल, 4500 टन ऑफ कोल के इक्वलेंट वो हीट प्रोड्यूस करता है। और जो हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे स्टीम बनाने में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट्स। अब उस स्टीम को आगे हम क्या करेंगे, स्टीम टर्बाइंस रन करवाएंगे और टर्बाइंस हम अल्टरनेटर कपल कर देंगे। अल्टरनेटर को कपल करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब इसके अंदर ये दो चीज़ें की दिक्कत आती है स्टीम के न्यूक्लियर के साथ, वो आती है वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल या वेस्ट, इसकी जो प्रॉब्लम मेन आती है। अब हम चलते हैं हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर। सेकेंडरी सोर्सेज जो है मेरे पास थर्मल, हाइड्रो, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सब के हम डायग्राम देखते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे काम करती है उसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन क्या बताता है मेरे को, जिसे हम स्टीम पावर स्टेशन भी बोलते हैं। थर्मल एज इन सेंस हीट, जिसके अंदर हम हीट यूटिलाइज करते हैं, और स्टीम मतलब जिसके अंदर हम स्टीम को यूटिलाइज करते हैं। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, बॉयलर है, फिर सुपर हीटर है, टर्बाइन है, इकोनोमाइजर है, अल्टरनेटर है और कंडेंसर है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी सारी अटैचमेंट्स हैं इसके साथ। ये वाला पोर्शन जो है, दीज आर द इकोनोमाइजर, बॉयलर, सुपर हीटर, टर्बाइन, अल्टरनेटर एंड कंडेंसर, दीज आर द मेन पार्ट्स, और बाकी क्या हैं सारे अटैचमेंट्स। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो स्टीम पावर प्लांट के अंदर बेसिकली होता क्या है, हीट ऑफ द कंबस्टन फ्यूल को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टीम एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक। दिस स्टीम देन डिलीवर्स द एनर्जी टू द स्टीम टर्बाइन। ये स्टीम क्या करेगी, अपनी जो एनर्जी होगी वो किसको डिलीवर करेगी, स्टीम टर्बाइन को, जिसे हम कपल कर देंगे विद एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। उससे क्या हो जाएगा, वी रिसीव इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर। अब बॉयलर का काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉयलर। बॉयलर का काम है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम अंडर प्रेशर। ये प्रेशर के अंदर स्टीम को प्रोड्यूस करने में काम आती है। ये बेसिकली होता क्या है, ड्रम होता है, ड्रम के अंदर ट्यूब्स होती हैं, और ड्रम के अंदर हम कोयला जैसे बर्न करें और ट्यूब्स के अंदर से जैसे वाटर को हम मूव करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, स्टीम में, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर्स। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सुपर हीटर। अब बॉयलर्स के अंदर वाटर को स्टीम में तो बना दिया, बट उसके अंदर फिर भी कुछ फॉर्म में वेपर होंगे। उस वेपर को फर्दर कंप्लीटली स्टीम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए सुपर हीटर, ठीक है। तो स्टीम को हम सुपर हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर्स। फिर हम इसको पास करेंगे, स्टीम इज सुपर हीटेड इन इट बिफोर पासिंग फ्रॉम द बॉयलर टू द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब टर्बाइन। तो बॉयलर से हम सुपर हीटर पे आएंगे, सुपर हीटर से हम आएंगे किसके ऊपर, टर्बाइन के ऊपर, टू अटेन द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इससे क्या हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। देन इसके ऊपर है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या है, इट मेक्स यूज ऑफ रिमेनिंग हीट ऑफ द गैसेस इन द हीटिंग द फीड वाटर। अब जो फीड वाटर हम इसको फीड कर रहे हैं उसको ये हीट करने का काम आता है, और ये हीट कहाँ से ले रहा है, जो रिमेनिंग हीट ऑफ द गैसेस है, बॉयलर से जो गैसेस निकल रही हैं हीट होने के बाद, उस हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर को गर्म करने में। तो अगर इनिशियली हम पानी को कुछ गर्म करके अंदर बॉयलर के अंदर डालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो स्टीम बनाने में जो हीट है वो कम यूटिलाइज हो गया एज कम्पेयर टू जो जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ लेवल पे हमने पहले हीट कर दिया और बॉयलर के अंदर जाके और हीट हो जाएगा तो जल्दी वापर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे इकोनोमाइजर हमें इकोनोमाइज करता है जनरेशन को। देन हमारे पास टर्बाइन। टर्बाइन का काम हमें पता है, ये कन्वर्ट करती है हमारी हीट एनर्जी को किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इस टर्बाइन को हम कपल कर देते हैं अल्टरनेटर के साथ, ठीक है। टर्बाइन वर्क्स एज अ प्राइम मूवर फॉर द जनरेटर। जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करती है। नेक्स्ट है मेरे पास कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, टर्बाइन से ये जो स्टीम आई है उसे एग्जॉस्ट स्टीम बोलेंगे और कंडेंसर के अंदर उसे ठंडा करेंगे। तो लो प्रेशर स्टीम इज कंडेंस्ड इनटू द वाटर। ये वाटर के अंदर कंडेंस होगी और उसके बाद हम इस देखते हैं कि यहाँ पे कूलिंग टावर्स के अंदर होते हुए वापस आउटडेटिंग वाटर पंप के थ्रू होते हुए वापस
ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करेगी। देखिए ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट होते हुए इकोनोमाइजर के थ्रू वापस बॉयलर के अंदर फीड किया जाएगा। ठीक है, और क्या है, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम क्या होता है? इवेपोरेटर का काम होता है हमारे पास मेकअप वाटर इन द रॉ फॉर्म इज पास्ड थ्रू इवेपोरेटर विच हीट्स इट टू स्टीम एंड इज देन कंडेंस्ड बैक टू बैटर विच देन एंटर्स द फीड वाटर सिस्टम। इवेपोरेटर का काम क्या है? जो मेकअप वाटर जो हम यूज़ करेंगे स्टीम बनाने के लिए, उसे हम कच्चा पानी बोलते हैं, जिस तरीके से रॉ फॉर्म में होगा, ठीक, उसको हम इवेपोरेटर से पास करके उसे हीट करेंगे टू द स्टीम, फिर उसे कूल करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, उसको फिर हम फीड इन करेंगे टू द बॉयलर्स। देन अल्टरनेटर हमें पता है, द अल्टरनेटर इज कपल्ड टू द टर्बाइन। द फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टर्बाइन के साथ कपल किया गया है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं पार्ट्स। बॉयलर बता दिया, सुपर हीटर बता दिया आपको, इकोनोमाइजर, टर्बाइन, कंडेंसर, लो प्रेशर स्टीम इज कंडेंस्ड इनटू वाटर, अल्टरनेटर जो हमारे कपल है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आगे है कोल फीड सिस्टम। ठीक है, मेन कैटेगरीज हैं फ्यूल एंड एश सर्किट, एयर एंड फ्लू गैस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये यहाँ पे सर्किट थी। एश स्टोरेज, एश हैंडलिंग, ये कोल्ड स्टोरेज सर्किट आ गया। ठीक है, ये फीड वाटर सिस्टम आ गया सारा। फिर हमारे पास यहाँ पे एयर जो हमें चाहिए, एयर सिस्टम आ गया। उसके बाद जो फ्लू गैसेज होंगे चिमनी के थ्रू बाहर चली जाएंगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके आइसोलेटर के थ्रू, ओपन सर्किट ब्रेकर और उसके थ्रू बस बार्स के ऊपर। चलिए टर्म्स देखते हैं। फ्यूल एंड ऐश हैंडलिंग सर्किट के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये किसको हैंडल करते हैं, फ्यूल और ऐश को। यहाँ पे देखिए ऐश हैंडलिंग प्लांट है, तो बॉयलर्स के अंदर हमने कोयला जो डाला हुआ है वो जलने पे ऐश बनेगी, यानी कि राख जो बनेगी वो ऐश हैंडलिंग प्लांट पे जाएगी। उसका एक आगे स्टोरेज पार्ट होगा जहाँ पे उसे हम स्टोर करेंगे, फिर वो हम कंपनीज को देते हैं आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। कोई उसे टाइल्स वगैरह बनाते हैं एंड समथिंग प्रोसेस, कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं। अब कोल हैंडलिंग प्रोसेस के अंदर कोल स्टोरेज होगा, कोल स्टोरेज से आगे कोल हैंडलिंग प्लांट पे आएगा। उस हैंडलिंग प्लांट के अंदर उसे हम क्रश करके पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, फिर वो बॉयलर के अंदर फीड करेंगे। सीधा कोयला अगर बॉयलर के अंदर डालेंगे तो जलने में टाइम लेता है, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, एक पाउडर फॉर्म के अंदर हमें कोल चाहिए जो इंस्टेंटली बर्न हो जाए और इंस्टेंटली हीट हमें दे दे। तो इंस्टेंटली हीट होकर वो अपने ऐश भी प्रोड्यूस करते हैं। उससे जो फ्लू गैसेज बनेंगी वो स्टीम की फॉर्म में यूज़ होती हैं, वो सुपर हीट करने में और काम करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद जो एयर वगैरह है ये हम पास करके फ्लू गैसेज के थ्रू चिमनी के थ्रू आउट कर देंगे। तो बेसिकली प्रोसेस है क्या, सिंपली एक बार वो बताता हूँ। कोल हमने पाउडर फॉर्म में बॉयलर के अंदर डालना है, उससे जो हीट बनेगी वाटर को हीट करेगा स्टीम के अंदर, स्टीम को हमने फिर से हीट कर देना जो बॉयलर की गैसेज आ रही है उससे भी, और सुपर हीटर एक लगा रखा है हमने उससे भी। उससे क्या आ जाएगा, कंप्लीटली वेपराइज फॉर्म से हटके वो स्टीम फॉर्म में आ जाएगी। उसको हमने टरबाइन के साथ रन करा देना है, जो अल्टरनेटर के साथ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। टरबाइन से हमारे पास जो स्टीम है वो वापस कंडेंस करेंगे, उसे फिर से कूलिंग टावर के ऊपर भेज के पंप्स के थ्रू एक सर्कुलेटली ये कंप्लीट सर्कल बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इकोनोमाइजर के थ्रू फ्लू गैसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एयर को भी प्री हीट करने के काम आता है। ठीक है, ड्राफ्ट फैन के थ्रू हम एयर को इन कर रहे हैं, एयर को प्री हीट कर रहे हैं और एयर को फीड कर रहे हैं। एयर को फीड करने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है अंदर वो और बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, जो नॉर्मल अगर ठंडी हवा भेजेंगे तो कूल कर देगा उसे, तो गर्म हवा भेजेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने में काम करेगी। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी टरबाइन की उसकी प्लांट की बढ़ जाती है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न कोल फीड इन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सिस्टम जो मैंने बता दी। इलेक्ट्रिकल सर्किट ये जो लास्ट के अंदर था, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, फ्यूल जो है कोयला है जो चीपर है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, डीजल पेट्रोल वगैरह से वो सस्ता है। डिसएडवांटेज क्या है, एटमोसफेयर से पोल्यूट होता है। और सेकंड क्या है एडवांटेज, इसकी स्पेस रिक्वायर्ड वो
कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रो स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर हमें पता होगा कि हमें बहुत बड़े रेजरवायर बनाने पड़ते हैं, लेक्स जिसे बोलते हैं, वाटर स्टोरेज के लिए। तो इतना बड़ा स्पेस हमें थर्मल के लिए नहीं चाहिए होता। तो डिसएडवांटेज क्या आता है, हायर रनिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू हाइड्रो प्लांट्स। इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, मतलब जब ये चलता है प्लांट तो तब इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रो प्लांट्स, क्योंकि जो फ्यूल है वो फ्यूल हमें कॉन्टिन्यूसली देना पड़ता है विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, चीपर इन इनिशियल कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट। इनिशियल कॉस्ट में तो चीपर होता है ये अदर पावर प्लांट से। हम इसे कहीं पे भी इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूल एग्जिस्टेंस इंस्टॉल कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, पॉसिबल टू इंस्टॉल नियर द लोड सेंटर। लोड सेंटर के पास में पॉसिबल है इसे इंस्टॉल करवाना। और लास्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द जनरेशन जो है वो हमें लो पड़ती है एज कम्पेयर टू डीजल प्लांट्स। डीजल प्लांट्स के कंपेरेटिवली लो पड़ती है क्योंकि कोयला डीजल से सस्ता है। लास्ट है साइट सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो साइट है ये हमारी मस्ट बी लोड सेंटर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द कूलिंग वाटर, जो मेन है कि वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली। फिर फ्यूल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें वो लो पड़नी चाहिए। दूसरा ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट जो है, साथ में जो स्टोरेज हमने जो ऐश निकलेगी बॉयलर से उसका स्टोरेज प्लांट बनाने के लिए जो उसकी अरेंजमेंट है वो चीप और एफिशिएंट होनी चाहिए। So these are the important points related to the steam power plant.